बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो वी आर बैक विद लेक्चर 5 ऑफ वेबसाइट डेवलपमेंट कोर्स। सबसे पहले तो आपने इस कोर्स को हल्का नहीं लेना, क्योंकि जब मैंने ये सीखा तो मैंने इसके लिए पे किया था, लेकिन मैं यहाँ पे आप लोगों को ये बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट सिखा रहा हूँ, सिर्फ इस वजह से कि मेरे ज़रिए किसी की हेल्प हो सके। तो अभी विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम जल्दी से हम अपने लेक्चर 5 की तरफ मूव करते हैं। लेकिन अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें, ताकि इससे मेरी भी कुछ सपोर्ट हो सके। आज का लेक्चर स्टार्ट करने से पहले कुछ इंपॉर्टेंट डिस्कशन थी, और वो ये थी कि अगर अभी तक आपने मेरी पहले वाली वीडियोस को नहीं देखा तो पहले जाएं, काइंडली वो वीडियोस वॉच करें, तो आपको कुछ भी समझ नहीं लगने वाली। वीडियोस की लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में भी प्रोवाइड कर दूंगा। तो लास्ट एपिसोड में हमने HTML का बेसिक स्ट्रक्चर सीखा था कि कैसे HTML का बेसिक स्ट्रक्चर बनाया जाता है। तो अभी मैं जल्दी से जो है वो स्ट्रक्चर एक दफ़ा क्रिएट कर लेता हूँ। तो ये हमने अभी स्ट्रक्चर HTML का क्रिएट कर लिया। अभी जल्दी से मैं अपना टाइटल चेंज करने वाला हूँ और उस पर मैं नेम रखने वाला हूँ इब्राहिम का। अब यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़, यहाँ पे आप ऊपर देख सकते हैं, ये जो ऊपर आपको वाइट डॉट नज़र आ रहा है, इसका मतलब ये है जो भी करंट चेंज किया है मैंने अपने कोड में वो सेव्ड नहीं है। ये वाइट डॉट हमें ये बता रहा है कि हमने अभी अपने कोड में जो चेंज किया है वो सेव नहीं है। अब इसको हमने सेव कैसे करना है, जो सिंपली हम कंट्रोल होल्ड करके रखेंगे, उसके बाद हमें F प्रेस करना है, तो ये हमारा सेव डॉक्यूमेंट हो जाएगा। और अभी आप देख सकते हैं वो वाइट डॉट भी रिमूव हो चुका है। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ थी, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ थी जो कई दफ़ा ट्रबल भी क्रिएट कर देती है। एज ए बिगिनर मेरे साथ ऐसा बहुत दफ़ा हुआ है, इसलिए मैंने पहले ही आपकी ये चीज़ क्लियर कर दी। अभी हमें अपने इस पेज को रन करना है। इस पेज को रन करने के बेसिकली दो तरीके हैं, दूसरा तरीका मैं आपको बाद में बताऊंगा, लेकिन अभी जो पहला तरीका है उस पर चलते हैं। यहाँ से मैं अपने एडिटर को मिनिमाइज कर लेता हूँ। उसके बाद हमें वो डायरेक्टरी लोकेट करनी है जहाँ पे हमने इसका फोल्डर क्रिएट किया था। अब मैं अपने इस फोल्डर में आ चुका हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इंडेक्स नेम की जो फाइल हमने अपने हमने सॉफ्टवेयर में जो इंडेक्स नेम की फाइल क्रिएट की थी वो यहाँ पे अवेलेबल है। जस्ट मैं इसे ओपन कर लूँगा, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि सक्सेसफुली हमारा यहाँ पे नेम भी चेंज हो चुका है और हमारी फाइल भी क्रिएट हो चुकी है। तो ये अभी कल वाली ही चीज़ें थी जो कल मैंने डिफाइन की, लेकिन अभी मैं आपको ये प्रैक्टिकल करके दिखा रहा हूँ। अब हम मूव करते हैं अपने बॉडी वाले पोर्शन की तरफ। तो जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया था, वेबसाइट से रिलेटेड हमने अपना ज़्यादातर जो भी काम करना है वो हमने बॉडी के टैग के अंदर आके करना है। जैसा कि हेडिंग, पिक्चर, पैराग्राफ, जो कुछ भी हमने करना है वो हमने बॉडी के टैग के अंदर करना है। तो अभी मैं ज़रा सी स्पेस जनरेट कर लेता हूँ अपने बॉडी के टैग के अंदर, क्योंकि आज हम डिटेल्स में टैग पर डिस्कशन करने वाले हैं। तो सबसे पहला टैग जो हम यहाँ पे सीखने वाले हैं वो है हेडिंग का। हेडिंग का टैग बेसिकली हमें, अगर हेडिंग अपनी वेबसाइट पे कहीं हमें हेडिंग चाहिए तो उसके लिए हम एक स्पेसिफिक टैग यूज़ करते हैं जो कि हेडिंग का टैग होता है। और हेडिंग के टैग को हम यहाँ पे कैसे लिखेंगे, H1 करके हमने यहाँ पे लिख के एंटर किया। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ऑटोमेटिकली हेडिंग का ओपनिंग और क्लोजिंग टैग जनरेट हो चुका है। अब हेडिंग से रिलेटेड हमने जो भी कंटेंट लिखना है, जो भी हेडिंग हमने अपनी वेबसाइट पे बनानी है, वो हमने इस टैग के अंदर लिखनी है। लेट्स सपोज मैं यहाँ पे लिखता हूँ दिस इज आवर हेडिंग, और मैं इसे सेव कर दूंगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं जैसे ही मैंने कंट्रोल एस प्रेस किया तो हमारा यहाँ से वाइट डॉट मिट चुका है। अब मैं आता हूँ अपनी वेबसाइट पे और मैं इसे कर देता हूँ रीलोड। आपको रीलोड लाजमी करना है, अगर आप रीलोड नहीं करेंगे तो आपका कंटेंट आपको शो नहीं होगा। तो अभी आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हमने हेडिंग का टैग लिया था और वो हमें यहाँ पे अब शो हो रहा है। ये हमारी साइज भी इसका काफ़ी बड़ा है और उसके बाद ये बोल्ड भी है। अब हेडिंग का टैग बेसिकली H1 से शुरू होता है और H6 तक जाके ख़त्म होता है। मैं इसे एक दफ़ा कॉपी करके पेस्ट कर देता हूँ नीचे 6 टाइम्स। तो अभी मैं इनके नेम चेंज कर दूंगा, H2, H3, H4, H5 और H6। H2, H3, H4, H5 और H6, और मैं अभी यहाँ पे इसे सेव कर दूंगा। तो अभी आप यहाँ पे देख सकते हैं कि मैंने फर्स्ट ऑफ ऑल H1 का टैग लिया, उसके अंदर मैंने अपनी हेडिंग पेस्ट की। उसके बाद मैंने आपको बताया कि अब हेडिंग के अंदर H1 के अलावा भी 5 मज़ीद टैग्स होते हैं। H1 से शुरू होता है और H6 से जाके ख़त्म होता है। अब यहाँ पे आपने एक चीज़ को ध्यान रखना है कि जैसे जैसे हम काउंटिंग में आगे जाएंगे, मतलब H1 से H2 पे जाएंगे तो हमारी हेडिंग का साइज़ छोटा हो जाएगा। H3 पे जाएंगे हमारा साइज़ और छोटा हो जाएगा।
H4 पे जाएंगे हमारा साइज और छोटा हो जाएगा। अब ये बेसिकली इसलिए है कि कभी कभार होता है कि हमें ज़रा छोटी हेडिंग चाहिए होती है, कभी हमें ज़रा बड़ी हेडिंग चाहिए होती है, तो हम अपने हिसाब से इसे एडजस्ट कर सकते हैं। हमें जिस भी लेवल की हेडिंग चाहिए जस्ट हम वो अगर हमें बड़ी हेडिंग चाहिए तो हम H1 लिखेंगे, अगर हमें छोटी हेडिंग चाहिए तो हम H4, 5 जो भी हमारी रिक्वायरमेंट होगी उस हिसाब से हम लिख देंगे। और दूसरी चीज़, हम इन हेडिंग्स को मल्टीपल टाइम्स कहीं भी यूज़ कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि हम H1 को सिर्फ एक ही दफ़ा लिख सकते हैं, नहीं, आप इसे मल्टीपल टाइम भी यूज़ कर सकते हैं। एक दफ़ा मैं इसे कॉपी करता हूँ, उसके बाद दोबारा नीचे एज इट इज़ पेस्ट कर देता हूँ और मैं कंट्रोल एस से इसे अब सेव कर दूंगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि वाइट डॉट हमारा रिमूव हो चुका है। और उसके बाद मैं यहाँ पे अपने पेज पे आऊँगा, ब्राउज़र को रिफ्रेश करूँगा, तो भी आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हमने H1 को 3 दफ़ा कॉपी पेस्ट किया तो सेम साइज से ये यहाँ पे चलती आ रही है। लेकिन H2, H3 जैसे जैसे हमारी जो गिनती है वो आगे बढ़ती जा रही है, हमारी हेडिंग का साइज भी छोटा होता जा रहा है। तो बेसिकली हेडिंग में यही था कि ये H1 हमारी सबसे बड़ी हेडिंग होगी, H2 से छोटी, H3 उससे छोटी। ये हमने अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक चूज़ करनी होती है। अब यहाँ पे एक और चीज़ है जो मैं आपसे डिस्कस करना चाहता हूँ। बेसिकली टैग्स के अंदर टैग या एलिमेंट्स दो किस्म के होते हैं, एक होते हैं ब्लॉक लेवल एलिमेंट और दूसरे होते हैं इनलाइन एलिमेंट्स। अब ब्लॉक लेवल एलिमेंट्स ऐसे एलिमेंट्स होते हैं जो कि पूरी रो की विड्थ लेते हैं। फॉर एग्जांपल ये जो हेडिंग का टैग है ये ब्लॉक लेवल एलिमेंट है। वो कैसे, अगर मैं अभी यहाँ पे आपको दिखाऊं, यहाँ मैं पहले आपको इंस्पेक्ट के बारे में बताता हूँ। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये हमारा कोड पड़ा हुआ है इस कोड एडिटर के अंदर एज इट इज। यहाँ से हम ब्राउजर से भी अपने जो कोड है ना वो किसी भी वेबसाइट का चेक कर सकते हैं कि ये वेबसाइट कैसे बनाई गई है। वो हम कैसे चेक करते हैं, वो हम इंस्पेक्ट के जरिए चेक करते हैं। अब मैं यहाँ पे राइट क्लिक करूंगा और इंस्पेक्ट पे आऊंगा तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि वही सेम स्ट्रक्चर आ चुका है। ये ऊपर वाली चीज़ों को आप इग्नोर कर दें और जस्ट इस पे फोकस करें। अब यहाँ पे हेड है और बॉडी है। अब मैं यहाँ पे इस एरो पे क्लिक करूंगा तो आप देख सकते हैं कि जो कंटेंट हमारे यहाँ पे हेड में पड़ा हुआ है वही सेम कंटेंट यहाँ पे भी पड़ा हुआ है। यहाँ पे हमारे टाइटल का नेम इब्राहिम है तो वहाँ पे भी हमारे टाइटल का नेम इब्राहिम है। जस्ट ये जो सेम चीज़ है, जो हमारा सेम कोड है, वो हम यहाँ पे इजीली देख सकते हैं। ये डिटरमाइन करने के लिए कि भाई हमारी कौन सी चीज़ कहाँ पे वर्क कर रही है, क्या सीन है क्या नहीं है। ये जस्ट हमारे वर्क फ्लो को ईजी बना देता है। उसके बाद अब अपने बॉडी के पोर्शन में आ जाते हैं तो आप देख सकते हैं कि मैं जिस भी हेडिंग पर जा रहा हूँ वो हमारे पेज के ऊपर अंडरलाइन होती जा रही है। लेकिन आप यहाँ पे एक चीज़ देख सकते हैं कि जब मैं हेडिंग 1 पे आया तो आप देख सकते हैं कि हमारी हेडिंग 1 का कंटेंट तो जस्ट यहाँ पे हेडिंग वर्ड ख़त्म होता है वहाँ तक है। लेकिन ये जो हमें ऊपर मार्कर शो हो रहा है, जो निशान शो हो रहा है, ये टिल दी एंड है। जहाँ पे जाके हमारी लाइन ख़त्म होती है ये वहाँ तक जा रहा है। अब ऐसा क्यों है? ये इसी वजह से है कि हेडिंग जो है वो ब्लॉक लेवल एलिमेंट है। हेडिंग जो है वो पूरी लाइन की विड्थ लेती है। अब दूसरे होते हैं इन लाइन एलिमेंट्स। अब इन लाइन एलिमेंट्स ऐसे होते हैं जिनका जितना कंटेंट होता है सिर्फ उतनी वो विड्थ लेते हैं। उम्मीद करता हूँ कि ब्लॉक लेवल और इनलाइन एलिमेंट्स की आपको बहुत अच्छे से समझ लग गई होगी। एक दफ़ा दोबारा रिवाइज करवा देता हूँ। अब H1 को आप देख लें, वो एक ब्लॉक लेवल एलिमेंट है, सो दैट्स वाई उसने पूरी रो की विड्थ ली हुई है। लेकिन इनलाइन एलिमेंट्स इसके बिल्कुल उल्ट है। इनलाइन एलिमेंट्स में जितना आपका कंटेंट होगा, जितना आपने बीच में कंटेंट पेस्ट किया होगा, सिर्फ उतनी ही वो विड्थ को कंज्यूम करेगा। उम्मीद करता हूँ आपको हेडिंग के टैग्स की बहुत अच्छे से समझ लग गई होगी। तो अभी हम मूव करते हैं अपने नेक्स्ट टैग की तरफ और वो है पैराग्राफ का टैग। पैराग्राफ के टैग को हम यूज़ किस तरह करते हैं, जस्ट हमने पी लिख के एंटर कर देना है तो ऑटोमेटिकली उसकी ओपनिंग और क्लोजिंग ब्रैकेट आ जाएगी। एक दफ़ा दोबारा मैं आपको बताता चलता हूँ, आपने कंटेंट हमेशा अपने टैग्स के दरमियान में लिखना है। अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो आपको एरर फेस करना पड़ सकता है। अब जस्ट मैं थोड़ी सी इस टैग के अंदर स्पेस जनरेट कर देता हूँ। और दूसरी टिप मैं आपको ये देने जा रहा हूँ कि अगर आप चाहते हैं डमी टेक्स्ट मतलब कि डमी टेक्स्ट ऐसा टेक्स्ट होता है जिसका कोई भी मतलब नहीं होता, जस्ट हम अपनी कॉजेज के लिए उसे यूज़ करते हैं। अभी मैं आपको यहाँ पे समझाना चाह रहा हूँ पैराग्राफ टेक्स्ट। तो मैं अभी यहाँ पे डमी टेक्स्ट लूँगा और आपको मैं बताऊँगा कि पैराग्राफ कैसे वर्क करता है। अब डमी टेक्स्ट लेने के लिए हमें जस्ट यहाँ पे लिखना है लोरम और उसके बाद जितने वर्ड्स का हमें टेक्स्ट चाहिए हम उस हिसाब से वर्ड लिख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मुझे 20 वर्ड्स का जो है वो एक पैराग्राफ चाहिए। अब मैं लोरम 20 लिख के एंटर कर दूंगा तो आप देख सकते हैं
कि यहाँ पे हमें 20 वर्ड्स मिल चुके हैं। अब जस्ट मैं कंट्रोल एस से सेव करूँगा और दोबारा से अपनी वेबसाइट पे जाके इसे रिफ्रेश करता हूँ तो आप देख सकते हैं कि हमें 20 वर्ड्स का पैराग्राफ मिल चुका है। मैं थोड़ी सी इसकी वर्डिंग को और बढ़ा देता हूँ। एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि जब आप काम कर रहे हैं, अभी आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जब हमने यहाँ पे 20 वर्ड पेस्ट किए तो ये काफ़ी आगे निकल गए हैं। मतलब कि अब मुझे इस तरह इसे स्क्रॉल करना पड़ रहा है राइट की तरफ, तब मैं जाके प्रॉपरली एक्सेस कर पा रहा हूँ लास्ट वर्ड को। अब इसको आपने फिक्स कैसे करना है, आपने राइट क्लिक करना है, उसके बाद आपको यहाँ पे ये जो ऑप्शन नज़र आ रहा है फॉर्मेट डॉक्यूमेंट, आपने जस्ट इस पर क्लिक कर देना है। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हमारी जो फाइल है वो अरेंज हो चुकी है। अब मैं एक दफ़ा इस पूरे टेक्स्ट को डिलीट कर देता हूँ। अब मैं यहाँ पे लिखता हूँ lorem 50। तो आप देख सकते हैं कि 50 वर्ड्स हमारे पास आ चुके हैं। अब दोबारा से मैं फॉर्मेट डॉक्यूमेंट कर दूंगा तो आप देख सकते हैं कि हमारा पैराग्राफ यहाँ पे अरेंज हो चुका है। अब मैं इसे सेव करूंगा और दोबारा से अपने ब्राउज़र पे आके इसे रिफ्रेश करता हूँ तो आप देख सकते हैं 50 वर्ड्स का पैराग्राफ हमें मिल चुका है। अभी मैं अगर इस पैराग्राफ को कॉपी करूँ 2 दफ़ा, यहाँ से मैं इसे इस तरह सेलेक्ट करूँगा, कंट्रोल सी से मैंने इसे कॉपी किया और कंट्रोल वी से मैंने इसे पेस्ट कर दिया। अब जस्ट मैं कंट्रोल एस प्रेस करूँगा और इसे सेव कर दूँगा। अभी यहाँ पे आके मैंने अपने ब्राउज़र को रिफ्रेश किया तो आप देख सकते हैं कि पैराग्राफ जो है पहले पहला पैराग्राफ आया और उसके बाद उसके नीचे दूसरा पैराग्राफ आया। अब ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि पैराग्राफ भी एक ब्लॉक लेवल एलिमेंट है, इस वजह से उसने अपना दूसरा कंटेंट नई लाइन से शुरू किया। अभी मैं आपको इंस्पेक्ट से भी एक दफ़ा दिखा देता हूँ कि पैराग्राफ हमारा कैसे वर्क कर रहा है। यहाँ पे देख सकते हैं आप, मैं बॉडी के अंदर आया, मैंने इस एरो पे क्लिक किया तो यहाँ पे आपको हमारा फर्स्ट पैराग्राफ नज़र आ गया। उसके बाद मैं दूसरे पैराग्राफ को भी मज़ीद जो है वो एक्सपेंड करता हूँ तो आप देख सकते हैं कि जब मैं इस पैराग्राफ पे आऊँगा तो जो हमारे फर्स्ट पैराग्राफ के अंदर जितना भी कंटेंट है वो मार्क्ड हो चुका है और इसमें भी इसने पूरी रो की विड्थ ली हुई है। उसके बाद जब मैं दूसरे पैराग्राफ पे आऊँगा तो उसने भी अपनी पूरी रो की विड्थ ली हुई है। ब्लॉक लेवल एलिमेंट्स ऐसे एलिमेंट्स होते हैं जो कि हमेशा नई लाइन से स्टार्ट होते हैं। अब उम्मीद करता हूँ आपको पैराग्राफ टैग की भी बहुत अच्छे से समझ लग गई होगी। तो अभी हम आगे मूव करते हैं अपने अगले टैग की तरफ। फॉर एग्जाम्पल लेट्स सपोज के अब मैं यहाँ पे एक पैराग्राफ रिमूव कर देता हूँ ताकि आपको समझने में आसानी हो सके। अब मुझे यहाँ पे स्पेस चाहिए, मैं यहाँ पे जस्ट बहुत सारी स्पेसेस क्रिएट कर देता हूँ। अब मैं इसे सेव करूंगा, यहाँ पे आप देख सकते हैं वाइट डॉट रिमूव हो गया। अब दोबारा मैं अपने ब्राउजर पे जाके इसे रिफ्रेश करूंगा तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हमें कोई भी स्पेस नज़र नहीं आ रही। अब ऐसा क्यों? क्योंकि ये ब्राउज़र का बिहेवियर है, ये इस लैंग्वेज का बिहेवियर है कि हमारी लैंग्वेजेस के अंदर एक से ज़्यादा स्पेस कभी भी जनरेट नहीं हो जाती। अगर हम उसे नॉर्मली जिस तरह हम आम वर्ड्स में स्पेस देते हैं, अगर हम उस तरह स्पेस देंगे तो वो कभी भी एक से ज़्यादा जनरेट नहीं होगी। उसके बाद लेट्स सपोज कि मैं यहाँ पे अपनी लाइन को ख़त्म करना चाहता हूँ। अब मैं यहाँ पे जस्ट आके एंटर प्रेस करूँगा तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हमारी लाइन ब्रेक होगी और ये हमारा कंटेंट नीचे चला गया। ये भी बिल्कुल अब अलग अलग सीन हो गया। अब मैं इसे जस्ट सेव करूँगा और अपने ब्राउज़र पे आके दोबारा अगर मैं इसे रिफ्रेश करूँ तो आप देख सकते हैं कि बिल्कुल भी कोई फ़र्क नहीं पड़ा। जैसा कि स्पेस के मामले में मैंने आपको बताया कि हम जितनी भी स्पेस क्रिएट कर लें, एक स्पेस से ज़्यादा स्पेस नहीं होगी। इसी तरह हम यहाँ पे लाइन ब्रेक भी नहीं कर सकते। लाइन ब्रेक करने के लिए एक टैग यूज़ होता है, तो जो टैग हम यूज़ करने वाले हैं लाइन ब्रेक के लिए वो होता है BR। अब जस्ट मैं यहाँ पे अगर आके ये BR का टैग जनरेट कर देता हूँ तो आप देख सकते हैं कि BR अब एक ऐसा टैग है। अब BR का टैग हमने यहाँ पे लिख दिया। अब BR के टैग के हवाले से मैंने आपको एक चीज़ बतानी थी कि ऊपर आपने जितने भी टैग देखे उनका क्लोजिंग टैग लाजमी है, लेकिन ये एक ऐसा टैग है जिसका क्लोजिंग टैग कोई भी नहीं है। ये इस तरह के टैग्स को हम सेल्फ क्लोजिंग टैग कहते हैं। हमें इन्हें खुद से क्लोज करना पड़ता है। खुद से हम क्लोज कैसे करते हैं? जस्ट यहाँ पे एंड पे आके हमने फॉरवर्ड स्लैश लिख देनी है, तो ये हमारा सेल्फ क्लोजिंग टैग कहलाते हैं। आगे भी बहुत से टैग्स आएंगे जो सेल्फ क्लोजिंग है, अभी हम जस्ट BR पे फोकस कर रहे हैं। अब BR टैग का मैंने आपको बताया था कि ये लाइन ब्रेक के लिए यूज होता है। अब आप देख सकते हैं कि सक्सेसफुली यहाँ पे टैग लिख दिया। अब जस्ट मैं कंट्रोल S से इसे सेव करूंगा और अपने ब्राउजर पे जाके रीलोड करता हूँ तो आप देख सकते हैं, रिफ्रेश करता हूँ सॉरी, तो आप देख सकते हैं कि अब हमें यहाँ पे सक्सेसफुली लाइन ब्रेक मिल चुका है। अब अगले टैग की तरफ हम मूव करते हैं और अगला टैग हमारा होने वाला है HR। HR भी सेल्फ क्लोजिंग टैग है जिस तरह के BR टैग है। इसका क्लोजिंग टैग नहीं होता, जस्ट हम ओपनिंग टैग लिखते हैं, उसके बाद उसके एंड पे हम फॉरवर्ड स्लैश लगा के उसे सेल्फ क्लोज कर देते हैं।
अब अगला टैग हमारा होने वाला है HR, जो कि सेल्फ क्लोजिंग टैग है। अब HR टैग का बेसिकली पहले मैं आपको बता देता हूँ कि वो करता क्या है। वो डिवाइड करता है बेसिकली। अब यहाँ पे अगर मैं चाहता हूँ कि ये कंटेंट मेरा अलग है और नीचे वाला कंटेंट मेरा अलग है, तो वो मैं किस तरह करूँगा, वो मैं HR के टैग से करूँगा। अब जस्ट मैं यहाँ पे नीचे आता हूँ, यहाँ पर बल्कि नीचे नहीं, अब जस्ट यहाँ पे मैं इस लाइन के आगे HR लिख दूँ, उसे मैं फिर आगे से सेल्फ क्लोज कर दूँ, और जब मैं इसे यहाँ पे सेव करूँगा और ब्राउज़र पे जाके मैं इसे रिफ्रेश करूँ, तो आप देख सकते हैं कि बिल्कुल इस वर्ड के आगे यहाँ पे आप देख सकते हैं एक किस्म का डिवाइडर क्रिएट हो चुका है, हॉरिजॉन्टल डिवाइडर क्रिएट हो चुका है। तो बेसिकली HR का ये काम है। उम्मीद करता हूँ आपको BR और HR टैग की भी समझ लग गई होगी। अब हमारा जो लास्ट टैग होने वाला है वो है प्री का टैग। अब जो सिंपली मैंने यहाँ पे प्री का टैग ले लिया। अब आप देख सकते हैं कि प्री का टैग सेल्फ क्लोजिंग टैग नहीं है, ये भी नॉर्मल टैग की तरह, जिस तरह हमारा हेडिंग का टैग था या पैराग्राफ का टैग था, ये बिल्कुल वैसा टैग है। लेकिन अब मैं आपको बताता हूँ प्री में और पैराग्राफ के टैग में फ़र्क क्या है। बेसिकली इतना कुछ खास फ़र्क नहीं है। अब मैं यहाँ पे थोड़ा सा ना कंटेंट जनरेट कर लेता हूँ, लाइक 10 वर्ड्स। तो अभी प्री के टैग और पैराग्राफ के टैग में फ़र्क ये है कि प्री के टैग के अंदर हम जितनी भी स्पेसेस जनरेट करेंगे वो जो है वो गिनी जाएंगी, मतलब कि वो हमारे ब्राउज़र पे शो होगी। पैराग्राफ में क्या था कि जब हम पैराग्राफ के टैग में स्पेसेस देते थे तो वो हमने कई सारी स्पेसेस दी, लेकिन वो हमारे ब्राउज़र पे हमें विजिबल नहीं हुई, हमें जस्ट वहाँ पे एक पेज शो हो रही थी। और साथ एक और भी था कि हमें अगर लाइन ब्रेक लेनी थी पैराग्राफ में, तो हम स्पेशली आके BR का टैग लगाया हमने, उसके बाद हमें लाइन ब्रेक मिली। लेकिन प्री के टैग के अंदर बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। प्री के टैग के अंदर हम जहाँ पे जितनी स्पेसेस देंगे हमारे ब्राउज़र के अंदर उतनी ही स्पेसेस काउंट होगी, और उसके बाद हम जहाँ पे भी अपने लाइन ब्रेक कर देंगे वहाँ पे हमारा लाइन ब्रेक हो जाएगा। अब जस्ट मैं इसे सेव करता हूँ और उसके बाद अब अगर मैं अपने ब्राउज़र को आकर रिफ्रेश करता हूँ तो आप देख सकते हैं कि हमने यहाँ पे स्पेसेस दी थी, स्पेसेस भी जनरेट होगी। उसके बाद हमने आगे इन वर्ड्स पे आके लाइन ब्रेक किया था, मतलब कि हमने इन वर्ड्स पे आया, मैंने एंटर प्रेस किया और वो दूसरी लाइन पे चला गया, यहाँ से कट ऑफ हो गया, तो वो हमें इस टैग के अंदर लाइन ब्रेक भी मिल गया। बेसिकली प्री का टैग होता है यूज पोएम्स को क्रिएट करने के लिए, क्योंकि आपको पता है पोएम्स का स्ट्रक्चर बड़ा जो है वो डिफरेंट सा होता है, वर्ड्स के आगे वर्ड शुरू हो रहे होते हैं। तो बेसिकली हम पोएम्स के अंदर प्री का टैग यूज करते हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि आज जो मैंने आपको चीज़ें सिखाई उनकी आपको बहुत अच्छे से समझ लग गई होगी। एक दफ़ा मैं दोबारा आपको रिकॉल करवा देता हूं कि हमने आज क्या क्या सीखा। सबसे पहले हमने एच हेडिंग के टैग को पढ़ा। हेडिंग के अब बेसिकली 6 मज़ीद टैग्स होते हैं, H1 से लेके H6 तक। H1 जो है वो सबसे बड़ा टैग होता है और H6 जो है वो सबसे छोटा टैग होता है। अब हम उन टैग्स को अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से यूज़ करते हैं। अगर कहीं हमें बड़ी हेडिंग चाहिए तो हम H1 यूज़ करेंगे, अगर हमें कहीं छोटी हेडिंग चाहिए तो हम H3 से H6 तक जो भी हेडिंग हम यूज़ करना चाहें कर सकते हैं। उसके बाद मैंने आपको बताया ब्लॉक लेवल एलिमेंट्स और इनलाइन एलिमेंट्स। ब्लॉक लेवल एलिमेंट्स ऐसे एलिमेंट्स होते हैं जो कि पूरी रो की विड्थ लेते हैं, और इनलाइन एलिमेंट्स ऐसे होते हैं कि जितना उनका कंटेंट होता है सिर्फ उतनी विड्थ लेते हैं। उसके बाद हमने पैराग्राफ के टैग का जिक्र किया कि हमने पैराग्राफ के टैग को किस तरह यूज़ करना है, हम डमी टेक्स्ट कैसे क्रिएट कर सकते हैं। उसके बाद मैंने आपको बताया कि पैराग्राफ के टैग के अंदर हमने BR लाइन ब्रेक कैसे जनरेट करनी है। लाइन ब्रेक के लिए हमने BR के टैग का यूज़ किया। BR का टैग सेल्फ क्लोजिंग टैग है। उसके बाद मैंने आपको बताया कि अगर आप अपने टेक्स्ट को डिवाइड करना चाहते हैं दो पोर्शन के अंदर तो वो आपने कैसे करना है। डिवाइड के लिए हमने अपने HR के टैग को यूज़ किया, ये भी एक सेल्फ क्लोजिंग टैग है। उसके बाद हमारा जो लास्ट टैग था वो था प्री के टैग। अब प्री के टैग और पैराग्राफ के टैग में ये फ़र्क था कि प्री के टैग के अंदर हम जितनी भी स्पेसेस देंगे वो काउंट होंगी। कहीं भी हम लाइन ब्रेक करेंगे बगैर लाइन ब्रेक के टैग के बगैर, अगर कहीं भी हम लाइन ब्रेक करेंगे तो वो भी हमारा काउंट होगा। और प्री का टैग बेसिकली पोएम्स के लिए यूज़ होता है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आज मैंने जो कुछ आपको सिखाया मैंने अपनी पूरी कोशिश की कि मैं आपको हर चीज़ क्लियरली समझा सकूँ, हर कंसेप्ट आपका क्लियर कर सकूँ। और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको इस चीज़ की बहुत बेहतर तरीके से समझ लग गई होगी। लेकिन अगर आप ये समझते हैं कि आप जस्ट मेरी वीडियो देखेंगे और प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो आपको ये मतलब आपकी फिंगर टिप्स पे आ जाएगा, तो बिल्कुल भी ऐसी बात नहीं है। आपको इसकी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, तभी आपको इन चीज़ों की जाके समझ लगेगी।
मेरे साथ भी ऐसे ही था, मुझे भी पहले कुछ भी समझ नहीं आती थी, लेकिन जब मैंने प्रैक्टिस स्टार्ट की, हर चीज़ पे मेरा हाथ बैठता गया और अब मैं इन चीज़ों का यूज़ टू हो चुका हूँ। आपने भी इनकी प्रैक्टिस करनी है, बार-बार इस तरह इन चीज़ों को ट्राई करें, अपने मुख्तलिफ आप अभी तो मैंने जस्ट आपको समझाया, आप मुख्तलिफ पैटर्न्स बनाएँ, आप हेडिंग दें, फिर नीचे प्यारा-सा पैराग्राफ लिखें, उसके बाद लाइन ब्रेक करें, उसके बाद आप दोबारा पैराग्राफ लिखें। जैसा भी आप करना चाहें, ये आपको बेटर आइडिया होगा, आपने जैसे भी करना है। अब मैं उम्मीद करता हूँ कि जो कुछ मैंने आपको सिखाया वो आपको समझ लग गया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। अब मैं मिलूँगा आपसे आने वाले लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।